हेलो फ्रेंड्स, मैं फनी भूषण आज आपको दिल्ली नॉलेज ट्रैक की तरफ से क्लास 10 एनसीईआरटी चैप्टर 1 नेशनलिज्म इन यूरोप पढ़ाने जा रहा हूं, जिसमें हम आज इस पर विस्तृत में चर्चा करेंगे। ठीक है, तो इसमें जो नेशनलिज्म इन यूरोप है, इसमें जब हम इसको देखते हैं तो इसमें हमें इसके बैकग्राउंड में थोड़ा जाना पड़ेगा, जो कि आपने क्लास 9th में पढ़ा होगा। ठीक है, तो उसमें आपको ये पता होगा जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन फ्रांस में 1789 में हुआ था। जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन 1789 में हुआ था, इसके साथ कई घटनाएं जुड़ी हुई थी, जिनकी उत्पत्ति जो ओरिजिन होता चला गया, और वो जो है एक प्रकार से वहाँ पर जो यूरोप है उसमें नेशनलिज्म की शुरुआत वहाँ से मानी जाती है। अब हम जब फ्रेंच रिवॉल्यूशन देखते हैं तो यहाँ पर हमें देखने को मिलता है जो लुई 16 जो था वह उस समय फ्रांस का किंग था। अब वह जो था एक प्रकार से निरंकुश था। ऐसे वह जब उसको बैकग्राउंड में जाइएगा तो वहाँ वह 20 वर्ष की उम्र में मात्र वह फ्रांस की गद्दी पे बैठ जाता है। अब 20 वर्ष का व्यक्ति वहाँ गद्दी पर बैठ रहा है, उसके बाद वह दूसरा अयोग्य है, वो इनकैपेबल है जो वह फ्रांस के लिए कुछ अच्छा सोच सके। अब यहाँ पर जब हम देखते हैं तो इन्हीं परिस्थितियों में जब वह वहाँ की जो समस्याएं हैं जो ब्रिटिश कॉलोनी जो को छुटकारा दिलवा रहा है वो अमेरिका से, तो वहाँ पर क्या है जो फ्रांस के पर जो है काफ़ी ज़्यादा ऋण हो जाता है। फिर एक कारण ये है फ्रांस की क्रांति का। दूसरा कारण इसमें और जब हम देखते हैं तो वहाँ पर जो किंग है लुई 16 उसकी अयोग्यता जो है वो भी एक बहुत बड़ा कारण था। अब वहाँ पर जो क्रांति हुई, तो क्रांति में जब हम देखते तो क्रांति एक नहीं होती है, क्रांति के लिए पीछे से पृष्ठभूमि होती है। जब किसी भी आप रिवॉल्यूशन के जब बैकग्राउंड में जाइएगा तो वहाँ पर दो रीजन्स आपको मिलेंगे, एक परमानेंट रीजन होता है और दूसरा टेम्पोररी रीजन होता है। परमानेंट रीजन था जो फ्रांस में बहुत ज़्यादा डेप्थ हो चुका था, जो फ्रांस उससे पहले कई बैटल्स लड़ चुका था, युद्ध लड़ चुका था, जहाँ पर फ्रांस को असफलता मिली। दूसरा यह था जो वहाँ का जो वारसाई का जो महल था वो उस पर काफ़ी ज़्यादा खर्च था, और राजा जो था उसकी उतनी योग्यता नहीं थी कि वो फ्रांस के लोगों के लिए कुछ अच्छा कर सके। इन सब परिस्थितियों में जो है लुई 16 का उत्पत्ति होता है। अब लुई 16 जो है वो यहाँ का फ्रांस का जब राजा बनता है, तो जब वो उन सारे परिस्थितियों को संभाल नहीं पाता तो वहाँ पर कुछ फिलोसफर्स होते हैं, मोंटेस्क्यू, रूसो वगैरह जो हैं, तो वो सब अपने अपने बुक्स के माध्यम से, अपने न्यूज़पेपर के माध्यम से, अपने एडिटोरियल के माध्यम से वहाँ पर जो व्यवस्था उसमें जो कमियां हैं उसको जनता के सामने लाता है। और इन सब परिस्थितियों के साथ साथ जो वहाँ के जो मिडिल क्लास के जो लोग हैं, जो औद्योगिक, आप जब मिडिल क्लास की बात मैं करता हूँ तो मिडिल क्लास में जो है, और जब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन होता है तो उसके बाद वहाँ पर जो है जो सोसाइटी में पहले जो हम दो ही क्लास देखते हैं, एक है अपर क्लास और दूसरा है लोअर क्लास। लेकिन क्या है जो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन होता है वहाँ से मिडिल क्लास की उत्पत्ति होती है। ठीक है, अब यहाँ पर जो ये सारी चीज़ें होती है, रेन ऑफ टेरर वगैरह को आप पीछे के क्लास में आप पढ़े होंगे। तो हम जब यहाँ से आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर हमें देखने को यह मिलता है कि इन्हीं परिस्थितियों में नेपोलियन की उत्पत्ति होती है। और नेपोलियन की जो उत्पत्ति होता है, तो आप ऐसे कह सकते नेपोलियन इज द बाई प्रोडक्ट ऑफ और चाइल्ड ऑफ द फ्रेंच रिवॉल्यूशन। वो जो फ्रांसीसी क्रांति है उसका वह शिशु है। अब जो शिशु है वह क्या है, उसके फ्रांस के लिए वो लगातार युद्ध लड़ता रहता है, युद्ध लड़ते रहे। उसके बाद जो फ्रांस है, जब वहाँ पर क्रांति होती, रिवॉल्यूशन होता है, तो उसके साथ साथ जो है जो अब फ्रांस कमज़ोर हो चुका है। अब फ्रांस कमज़ोर हो चुका है तो वहाँ पर जो आस पड़ोस के जो देश हैं वह उस पर आक्रमण करने का प्रयास करते हैं। अब इन परिस्थितियों में नेपोलियन की उत्पत्ति होती है। तो हम लोग यहाँ पर जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन है तो हम इसको नेशनलिज्म के कॉन्टेक्स्ट में देखने का प्रयास करेंगे। अब है जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन का इंट्रोडक्शन, हम लोग इंट्रोडक्शन देखते हैं। फ्रेंच रिवॉल्यूशन का जो इंट्रोडक्शन है इसमें हम लोग यह देखते हैं कि वहाँ पर जो है जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन हो रहा है, तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन के साथ साथ वहाँ पर क्या है, जो एक नेपोलियन की उत्पत्ति हो रही है। नेपोलियन की उत्पत्ति हो रही है वो
जो नेपोलियन की उत्पत्ति है उसके साथ साथ क्या है, वो लगातार युद्ध लड़ते रहता है। तो युद्ध लड़ते रहता है, इसका मतलब क्या है, एक जो फोर्स है, एक शक्ति है जिसकी उत्पत्ति हो रही है, तो वो क्या है, धीरे 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 करके वह क्या करता है, जो डायरेक्टरी के शासन को पलटता है। 1799 में जब आप देखेंगे तो नेपोलियन जो है वह 1799 में जो है वह जो डायरेक्टरी का शासन है उसके शासन को वह पलट देता है। उसके बाद वह फर्स्ट काउंसिल बनता है, फिर सेकंड काउंसिल बनता है, और उसके बाद जो है वह फिर फ्रांस का शासक बन जाता है। अब इसमें जब हम आते हैं आगे, तो जब इसमें हम जो लोग देखते हैं, तो जो ये सारा नेपोलियन की जो उत्पत्ति है उससे क्या एक पता चलता है, यहाँ पर फोर्स नेशनलिज्म की उत्पत्ति होती है। फोर्स नेशनलिज्म की उत्पत्ति, और इसका जो इंड प्रोडक्ट है, इंड प्रोडक्ट जो है वह क्या होता है, इंड प्रोडक्ट जो है नेशन स्टेट के रूप में दिखाई देगा। जब हम यहाँ पर देखते हैं तो कई जो राजा हैं वह क्या है, जो मल्टी नेशनल डायनेस्टी है, मतलब एक राजा है उसका कई देशों पे शासन है। तो वहाँ पर जब सेकेंड पॉइंट इंट्रोडक्शन में जब आते हैं तो इसमें है मल्टीनेशनल डायनेस्टीज हैं, वो इनका भी जो फ्रांस की रिवॉल्यूशन है वो यहाँ पर उसमें जो नेशनलिज्म की उत्पत्ति है उसमें उसकी बहुत बड़ी भूमिका देखने को मिलेगा। फिर कहता है जो बिफोर नेशनल स्टेट द कंसेप्ट ऑफ मॉडर्न स्टेट इज ऑलवेज इन द यूरोप, मतलब क्या है, जो नेशनल स्टेट की जो कंसेप्ट है उससे पहले जो है वहाँ पर मॉडर्न स्टेट का जो एग्जिस्टेंस था वह यूरोप में था। इसको हम यहाँ पर थर्ड पॉइंट के रूप में इसको पॉइंट 3 के रूप में जब हम इसको देखते हैं तो क्या है, फ्रेंच रिवॉल्यूशन जो है जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन जो है वह मॉडर्न नेशन स्टेट के लिए क्या है, जो रास्ता है वह उसको बनाता है। अब उसमें जब हम आगे बढ़ते हैं तो क्या जो फ्यूचर ऑफ नेशन स्टेट, अब हम जब इसको आगे देखेंगे तो नेशन स्टेट जो है, जो हम बात करते हैं तो नेशन स्टेट के क्या फ्यूचर्स होंगे। नेशन स्टेट जो होता है उसके कुछ फ्यूचर्स होते हैं, जो हम कहीं भी जब रहते हैं तो उसके साथ साथ जो है कुछ हमारी आइडेंटिटी होती है, जो कॉमन आइडेंटिटी है। जैसे मैं इस देश का नागरिक हूँ, ठीक है, तो आज इंडिया इंडिपेंडेंट है, तो हम भारत के किसी दूसरे, कोई बिहार से कोई आता है, कोई बंगाल से आता है, कोई तमिलनाडु से आता है, कोई जम्मू कश्मीर से आता है, कोई गोवा से आता है, कोई महाराष्ट्र से आता है, तो हम सभी की कॉमन आइडेंटिटी क्या है, कुछ कॉमन आइडेंटिटी होगी। कॉमन आइडेंटिटी हम लोग किया है जो हम सभी इंडियन हैं। तो यहाँ पर जो हम नेशन स्टेट की बात करते हैं तो वहाँ पर आपको एक जो पॉइंट देखने को मिलेगा वह क्या है, सेंस ऑफ कॉमन आइडेंटिटी। ठीक है, एक यहाँ पर जो हम पॉइंट देखते हैं वह क्या है, सेंस ऑफ कॉमन आइडेंटिटी। फिर दूसरा जब हम इसमें चर्चा जब करते हैं तो दूसरा क्या हो सकता है, दूसरा हो सकता है जो हिस्ट्री। हिस्ट्री क्या है, जैसे मेरे भी पिताजी इंडियन हैं, मेरे दादाजी भी इंडियन थे, आपके भी कोई दूसरा व्यक्ति है वो
वो भी इंडियन है, उसके फादर भी इंडियन थे, उसके ऊपर और जो एंसेस्टर्स थे वो सभी इंडियन थे, उनके सभी पूर्वज जो थे वह भी इंडियन थे। ठीक है, तो वहाँ पर क्या है, जो वहाँ पर आपका एक हिस्ट्री है, हिस्ट्री ये कॉमन एंटिटी है। हिस्ट्री में जो हम चर्चा करते हैं, हिस्ट्री क्या है, जो हम सभी जो इस देश के निवासी हम लोग पहले से रहे हैं, हमारा फादरलैंड है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारी जो बात आती है वह आता है शेयर हिस्ट्री। फिर उसमें जो थर्ड पॉइंट आता है स्ट्रगल। स्ट्रगल क्या है, जो नेशन स्टेट के लिए हम सभी लोग जो हैं एक ही के, जैसे हम इंडियन नेशनल मूवमेंट देखते हैं तो उसमें अलग अलग कास्ट, अलग अलग रीजन, अलग अलग सेक्ट के लोग हैं, तो वो सभी क्या है, जो सभी स्ट्रगल करें किसके लिए, एक देश है जिसका नाम इंडिया, हम एक देश है जो इसके लिए हम, तो यहाँ के जो लोग होंगे, जो किसी भी डायनेस्टी के जो लोग होंगे वह क्या उस कंट्री के लिए या उस टेरिटरी, जो डेफिनेट टेरिटरी होगा, एक भूभाग होगा, उसके लिए वह स्ट्रगल करेंगे। फ्रेंड्स, तो मैं आपको बता रहा था जो नेशन स्टेट क्या है, ए स्टेट इन विच मेजॉरिटी ऑफ इट्स सिटीजन एंड रूलर्स केम टू डेवलप सेंस ऑफ कॉमन आइडेंटिटी एंड शेयर्ड हिस्ट्री। मतलब क्या है, नेशन स्टेट जो है उसमें मेजॉरिटी ऑफ जो सिटीजन है और जो उसके रूलर है वो केम टू डेवलप सेंस ऑफ कॉमन, मतलब उनका कुछ कॉमन आइडेंटिटी होता है और उनका शेयर्ड हिस्ट्री भी होता है। शेयर्ड हिस्ट्री आपको जैसे मैंने पीछे बताया। फिर क्या है, अभी जो हम लोग चर्चा करते हैं मॉडर्न स्टेट की, मॉडर्न स्टेट क्या है, नेशन स्टेट है जिस समय नेशनलिज्म इन यूरोप जो था या उससे पहले या उसके आसपास का जो माहौल था उसमें नेशन स्टेट की कंसेप्ट चलते हैं। लेकिन आज जो हम मॉडर्न स्टेट की बात करते हैं तो क्या स्टेट इन विच सेंट्रलाइज्ड पावर एक्सरसाइज बाय ए सॉवरेन कंट्रोल ओवर ए क्लियरली डिफाइंड टेरिटरी। मतलब क्या मॉडर्न स्टेट क्या, आज जैसे हम इसको समझ सकते हैं, जो आज एक हमारे देश में इंडिया कॉन्टेक्स्ट में देखेगा तो एक सेंट्रलाइज्ड पावर है। सेंट्रलाइज्ड पावर क्या है, जो हम सेंट्रल में जो गवर्नमेंट है और एक्सरसाइज बाय ए सॉवरेन कंट्रोल ओवर ए क्लियर डिफाइंड टेरिटरी। मतलब वहाँ पर जो होगा आपको क्लियरली डिफाइंड टेरिटरी होगा, मतलब उसका जो भूभाग है निश्चित होगा। ऐसा नहीं जो भूभाग कम, आज हम जब देखते हैं जो कश्मीर का विवाद है या लद्दाख का विवाद है, क्या है वहाँ पर सॉवरेनिटी की बात है, वहाँ पर जो ज़मीन है, ज़मीन की बात है, वहाँ पर सॉवरेनिटी है। जो अगर 1 इंच ज़मीन भी हम दे देते हैं या भारत सरकार गलती से भी दे देती है या गलती से वो हमारा एक्वायर करता है, तो वहाँ पर क्या है, जो नेशन स्टेट की जो मॉडर्न नेशन स्टेट की जो कंसेप्ट है वह गड़बड़ होने लगता है। इसलिए जो कोई भी जो गवर्नमेंट होगा, ये जो अभी की गवर्नमेंट हो या पहले की हो या जो बाद में आएगी, तो कोई भी गवर्नमेंट तो उसके लिए क्या है, एक डिफाइंड टेरिटरी है, उसको वह उसमें के साथ कुछ भी दाएँ बाएँ नहीं कर सकता है। जल्दी दाएँ बाएँ करने के लिए उसके बहुत सारे जो एक्ट्स हैं, उनको जो बहुत सारे रूल्स हैं उससे होकर उनको गुजरना पड़ेगा। ठीक है, तो इसमें जो हम आगे देखते हैं, अब सेकेंड पॉइंट जब उसमें हम देखते हैं तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ नेशन। अब फ्रेंच रिवॉल्यूशन है और जो आइडिया ऑफ नेशन है, जो एक राष्ट्र का जो एक आइडिया है, एक देश का जो आइडिया है, वह फ्रेंच रिवॉल्यूशन से आता है। अब क्यों आता है, इसके पीछे कई कंपोनेंट्स है, कई फैक्टर्स है, कई रीजन्स हैं। तो क्या कहा इसमें करा है, जो इट वाज द क्लियर एक्सप्रेशन ऑफ नेशनलिज्म। यहाँ पर नेशनलिज्म की जो फर्स्ट एक्सप्रेशन हमको फ्रेंच रिवॉल्यूशन में ये देखने के बाद मिलता है, फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद देखने को मिलता है। सॉवरेनिटी वाज ट्रांसफर फ्रॉम मोनार्की टू द बॉडी ऑफ फ्रेंच सिटीजन। मतलब जो सॉवरेनिटी है, जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन से पहले मोनार्की के पास था और उसके बाद जब जो ट्रांजिशन पीरियड है नेपोलियन के पावर में आने से पहले की, तो वहाँ पर क्या है, जो ट्रांसफ़र हो रहा है, ट्रांसफ़र क्या हो रहा है, सॉवरेनिटी वाज ट्रांसफर टू मोनार्की टू ए फ्रेंच सिटीजन। मतलब
मतलब जो बॉडी ऑफ फ्रेंच सिटीजन, जो फ्रेंच सिटीजन की जो बॉडी है, बॉडी क्या होगी, नेशनल असेंबली होगी, कोई जनता जो पीपुल, जो अब्राहम लिंकन का फार्मूला है, जो उनका डेफिनेशंस है, बाय द पीपुल, ऑफ द पीपुल, फॉर द पीपुल। मतलब क्या है, जो जनता से जो चुन करके जो जाएगा, जो फ्रेंच सिटीजन से जो चुन करके जो बॉडी होगी, वही क्या होगा, वहाँ उनको सत्ता दिया जाएगा। मतलब मोनार्की से जो है जो जाएगी वह फ्रेंच सिटीजन का एक बॉडी है, उसी के पास वह सारे पावर्स जाएंगे। अब कहता है हाउ वाज द सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी स्टिल इन फ्रेंच रिवॉल्यूशन, फ्रेंच पीपुल। तो मैं यहाँ आपको बता रहा था स्टेप टेकन बाय द फ्रेंच रिवॉल्यूशनरी। उसमें क्या आइडिया ऑफ फादरलैंड एंड सिटीजन क्या है, आइडिया ऑफ फादरलैंड क्या है, जो उनका भी जन्मभूमि है, उनके पिता का भी जन्मभूमि है, और उनसे पहले जो उनके जो एंसेस्टर्स थे, उनके जो पूर्वज थे, उनका भी वो जन्मभूमि था। और सिटीजन वो भी है या उनके पहले के भी लोग हैं, या फिर उससे पहले के जो उनके एंसेस्टर्स थे वो भी थे। तो फ्रेंच रिवॉल्यूशनरी जो हैं इस आइडिया को चारों तरफ क्या करें, स्प्रेड करें, मतलब फैला रहे हैं। अब क्या है, फ्रेंच फ्लैग इंस्टीट्यूट ऑफ फॉर्मर रॉयल फ्लैग, मतलब जो फ्रेंच फ्लैग है वह क्या है, रॉयल फ्लैग के जगह पे लाया जाता है। रॉयल फ्लैग जो था, जो मोनार्की का सिंबल था, और उसके जगह पर क्या है, एक फ्रेंच फ्लैग लाया जाता है, जो नेशन स्टेट के कंसेप्ट है उसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए, उस पर बल देने के लिए। अब क्या है, जो वहाँ जो नेशन फ्रेंच फ्लैग जो आता है वह क्या है, ट्राई कलर का है, जिस पे किसी मोनार्की का कोई वहाँ पर सिंबल देखने को नहीं मिलता है। फिर हम थर्ड पॉइंट देखते हैं, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम। अब क्या है, सेंट्रल जो मोनार्की था तो उस समय क्या था, वो छोटे छोटे स्टेट्स में बटे हुए थे। छोटे छोटे स्टेट्स में जब बटे हुए थे तो वहाँ पर क्या है, जो बहुत सारी तरह की परेशानियाँ आ रही थी। कहीं किसी छोटे जो प्रांत थे वहाँ पर कुछ अलग कानून है, कुछ और दूसरे प्रांत में दूसरे कानून हैं। तो वहाँ पर क्या है, जो वहाँ पर एक सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को स्थापित किया जाता है, जिसके माध्यम से जो एडमिनिस्ट्रेशन है उस फ्रांस के अंदर वह क्या एक तरह का हो जाए, मतलब एक रूपता उसमें हो, जो कहीं से भी उसमें कहीं कोई डिफरेंस ना हो, जिसकी वजह से जैसे एक कंट्री है तो उसमें अगर 4 एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम तरह का होगा तो उसमें क्या है, जो वहाँ पर यहाँ कानून कुछ है और वहाँ जब हम दूसरे, एक ऐसे आप समझ सकते हैं जो इंडिया में आप कोई गलती करते हैं तो उसके लिए फांसी, और चीन में जाते हैं तो उसके लिए आपको 2 साल की सज़ा मिलती है। तो क्या है, तो उसमें जो अलग अलग स्टेट के लेवल पर जब उसको हम देखते हैं तो वहाँ अलग अलग पनिशमेंट होगा, या वहाँ अलग अलग जो हमारे ड्यूटी जो देखने को मिलेगा एडमिनिस्ट्रेशन के सिस्टम होंगे, तो वह तरह तरह के वहाँ पर डिमेरिट्स पैदा करेंगे। फिर कहता है फॉर्म ऑफ नेशनल असेंबली। फॉर्म ऑफ नेशनल असेंबली क्या है, जो पहले जो स्टेट जनरल थे उनको एक प्रकार से एबॉलिश किया गया, जबकि यह जनता चुने थे तो उनके जगह पर एक जो रिप्लेस किया गया वो क्या है, नेशनल असेंबली। नेशनल असेंबली क्या है, जो सामान्य जन है, जो कॉमन पब्लिक है, वहाँ से उनसे वह चुन करके वहाँ वह जाएंगे, और उसके लिए क्या है, जो वहाँ पर जब जाएंगे तो एक प्रकार से पार्लियामेंट बनाएंगे, और पार्लियामेंट के माध्यम से जो कानून पास होगा, जो लॉ बनेगा, उसमें सभी की सहमति होगी। और वो जब सभी की सहमति होगी तो क्या है, वह कॉमन कॉन्सेंसस के बेस पे बनेगा, और जब कॉमन कॉन्सेंसस के बेस पे बनेगा तो क्या है, वह सामान्य जन के हित में होगा, कभी भी उनके अगेंस्ट में नहीं जाएगा वह। फिर कहते हैं यहाँ पर है एबोलिश इंटरनल कस्टम ड्यूटीज एंड ड्यूज। मतलब एबोलिश इंटरनल कस्टम ड्यूटीज़ क्या है, जैसे अभी हम देखते हैं उत्तर प्रदेश से हरियाणा, कोई वस्तु बिहार से लेकर के उत्तर प्रदेश जाते, फिर हरियाणा जाते हैं, फिर वहाँ से हमें पंजाब जाना है, तो इस सारे ड्यूरेशन में हम क्या 3-4 स्टेट क्रॉस करते हैं। 3-4 स्टेट जब क्रॉस करते हैं तो सभी क्या है, जो भी एक स्टेट से दूसरे स्टेट में गए तो उसने ड्यूटीज लगाए, फिर उससे फिर नेक्स्ट में गए तो फिर ड्यूटीज लगा, तो उसमें क्या जो टैक्सेस वगैरह हैं, जो कस्टम ड्यूटीज वगैरह हैं, वो क्या है बढ़ जाते हैं। तो उसमें क्या है, जो इंटरनल कस्टम ड्यूटीज और ड्यूज जो थे उनको वहाँ पर एबोलिश किया, मतलब उनको ख़त्म किया जाता है। अब कहता है एडॉप्शन ऑफ यूनिफॉर्म वेट एंड मेजर्स। अब क्या है, जैसे जो वहाँ पर जब उसमें छोटे छोटे प्रांत थे तो प्रांतों में क्या था, जो यूनिफॉर्म वेट नहीं था और मेजर्स नहीं थे। वहाँ पर क्या है, जो किसी वस्तु की जो माप है, जो मेजरमेंट है, जो वेट उस काम करे, उसमें डिफरेंसेस थे, जिसकी वजह से एक प्रांत से, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जब हम जाते थे तो वहाँ पर प्रॉब्लम आती थी, जिसकी वजह से जो ड्यूज हैं, ड्यूटीज़ हैं, या फिर और जो दूसरे प्रकार के जो प्रॉब्लम्स हैं उनको फेस करना पड़ता था। तो इसके लिए उन्होंने क्या किया, एबोलिश कस्टम ड्यूटीज एंड ड्यूज। मतलब आप ऐसे समझिए, जैसे भारत में था तो पहले तरह तरह के उस पर टैक्सेस लगते थे, लेकिन वो इंडियन गवर्नमेंट ने क्या किया, जीएसटी लगाया। मतलब किसी भी वस्तु पे कोई ऑब्जेक्ट है उस पर एक बार ड्यूटीज लगी, उस पर जब टैक्सेस लग गए तो उसके बाद उस पर दोबारा टैक्स वगैरह नहीं लगेंगे। नेक्स्ट है रीजनल डायलेक्ट्स एंड वेयर डिस्करेज।
अब क्या है, जो प्रांतीय भाषा है, जब इंडिया में हम हैं तो यहाँ पर अलग अलग स्टेट्स हैं, अलग अलग वहाँ पर भाषाएं हैं, तो इन सब के बीच में क्या है, एक हम जो प्रांतीय भाषा के आधार पर किसी कंट्री को रन नहीं कर सकते हैं। तो वहाँ पर क्या किया गया, जो वहाँ पर भी जो छोटे छोटे प्रांत थे, तो वहाँ पर क्या है, जो सभी की रीजनल लैंग्वेज थे। अब रीजन के बेस पे रीजनल लैंग्वेज, तो एक कंट्री जो है रीजनल लैंग्वेज के बेसिस पे नहीं चलेगा, तो उसका एक अपना भाषा होगा। जब हम रीजनल डायलेक्ट्स मतलब रीजनल लैंग्वेज है उसको हम डिस्करेज करेंगे, तो किसी देश के लिए क्या है, एक कॉमन भाषा चाहिए जिसको सभी लोग बोल सके। तो जब फ्रेंच रिवॉल्यूशन देखते हैं या उसके बाद देखते हैं, तो वहाँ पर क्या है, जो फ्रांस की जो कैपिटल है वो कहाँ है, पेरिस है। तो पेरिस में क्या है, जो फ्रेंच लैंग्वेज बोली जाती थी। तो अब क्या होगा, जो उन लोग सभी लोगों ने एक कॉमन कॉन्सेंसस बनाया और कहा जो फ्रेंच बिकेम द, मतलब वहाँ का जो कॉमन लैंग्वेज होगा वह क्या होगा, फ्रेंच होगा। वहाँ का एक कॉमन लैंग्वेज फ्रेंच हो जाएगा। अब है, जब हम भारत में जब हम स्वतंत्रता आंदोलन को जब देखते हैं, तो स्वतंत्रता आंदोलन के जब दरमियान हम देखते हैं, जो वहाँ पर वंदे मातरम, जनगण मन और भी कई तरह के जो पोएम्स है, जो रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा या मोहम्मद इकबाल ने लिखा, सारे जहाँ से अच्छा, या जय हिंद। तो उसी प्रकार से फ्रांस में भी हम देखते हैं, जो वहाँ पर जो न्यू हैम्स है एंड ऑस है, मतलब हम वहाँ कसम भी खा रहे हैं, और वहाँ पर नए नए पोएम वगैरह जो है गाए जा रहे हैं, लिखे जा रहे हैं, जो कि वह राष्ट्रवाद नेशनलिज्म से वह प्रेरित हैं। तो वहाँ पर न्यू हैम्स एंड कंपोज्ड द ओथ्स वेयर टेकन इन द नेम ऑफ नेशन, मतलब वह राष्ट्र के नाम पर जो है यह सारे किए जाते हैं, जिसकी वजह से एक राष्ट्रवाद की जो भावना है, जैसे हम जनगण मन गाते हैं, वंदे मातरम गाते हैं, तो हमारे अंदर एक राष्ट्र की भावना, राष्ट्रवाद की जो भावना, नेशनलिज्म की जो भावना आती है, उसी प्रकार के वहाँ वो उस बात को व्यक्त करने का जो रिवोल्यूशनरीज हैं वह प्रयास करते हैं। थर्ड पॉइंट है नेशनलिज्म। अब क्या है, जो फ्रेंच रिवोल्यूशनरीज जो है मिशन पे जाते हैं, यूरोप के डिफरेंट पार्ट्स में जो मोनार्कीज हैं, एब्सोलिस्ट्स हैं, जो डिस्पोटिज्म है, मतलब जो अराजकतावाद है, निरंकुशता है, इन सभी से छुटकारा दिलाने के लिए क्या है, जो डिफरेंट कंट्रीज एंड डिफरेंट जो आसपास के जो स्टेट्स हैं वहाँ वह जाते हैं, एंड द इवेंट्स ऑफ फ्रांस सुन रिच टू द डिफरेंट सिटीज़ ऑफ द यूरोप। और इसके माध्यम से क्या होता है, जो यूरोप की जो दूसरे जो सिटीज़ हैं आसपास के, जैसे हॉलैंड है, बेल्जियम है, स्विट्ज़रलैंड है, इटली है, इन सभी जगह पे ये जाता है। और उसकी वजह से क्या है, जो वहाँ पर जो मोनार्की है, मोनार्की को वहाँ पर एबोलिस्ट किया जाता है, वहाँ पर लोग हटाते हैं या हटाने का प्रयास करते हैं। अब यहाँ पर जो हम देखते हैं, तो ये सारी जो घटनाएं हो रही हैं, तो घटनाएं क्या है, ये सब एक नेशनलिज्म है। तो नेशनलिज्म क्या है, यहाँ पर जो इन सारे के पीछे जो स्टोरी हम देखते हैं, तो दो लोग बहुत प्रमुख भूमिका में हैं। एक फ्रेंच रिवॉल्यूशनरीज, और वहाँ पर जो उनके जो विचार को लेके जा रहे हैं, वहाँ पर जो अपने विचार का जो प्रसार कर रहे हैं, जो बढ़ा रहे हैं, अपने जो एक्सप्रेस कर रहे हैं, तो उसके माध्यम से क्या है, जो बगल की जो आसपास की जो सिटीज़ हैं या कंट्रीज है यूरोप के, वहाँ पर इसका प्रभाव पड़ता है, जिसकी वजह से हॉलैंड, बेल्जियम, स्विट्ज़रलैंड, इटली में वहाँ पर जो मोनार्की है उसको रिप्लेस्ड किया जाता है। अब क्या है, जैकोबिन को आप जब क्लास 9th में याद कीजिएगा, तो जैकोबिन्स जो थे फ्रेंच रिवॉल्यूशंस में इनका बहुत बड़ा भूमिका था। अब जैकोबिन्स जो क्या है, जैकोबिन्स अब तक जो है, जब नेपोलियन का उत्थान होता रहता है और जो डायरेक्टरी का शासन रहता है, वहाँ पर जैकोबिन्स जो है एक फोर्स की तरह काम करते हैं। मतलब क्या है, जो ये एक पॉलिटिकल पार्टी रहता है, लेकिन अब क्या है, जो फ्रेंच रिवॉल्यूशनरीज के जो विचार हैं उनको लेकर के वह आगे बढ़ रहा है, और उनके जो नेशनलिज्म है उन विचारधारा को वह एक स्ट्रॉन्ग करने का प्रयास वह कर रहा है। जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन होता है उसके बाद जो राइज ऑफ नेशनलिज्म है, उसका जो मेन हीरो है और विलन है, इसको सिर्फ हीरो नहीं कह सकते और सिर्फ विलन नहीं, मतलब ये दोनों का मिला जुला रूप है। जो मैंने पीछे बताया, नेपोलियन इज द बाई प्रोडक्ट ऑफ फ्रेंच रिवॉल्यूशन, और इसको चाइल्ड ऑफ द फ्रेंच रिवॉल्यूशन कहा जाता है। अभी फ्रेंच रिवॉल्यूशन, जब इस नेपोलियन बोनापार्ट के जब हम बैकग्राउंड में जाते हैं, तो ये देखते हैं जो नेपोलियन बोनापार्ट का जन्म जो है कोर्सिका, जो फ्रांस का एक आइलैंड होता है, जब मेडिटेरियन सी में आप जाइएगा तो वहाँ पर वो सिचुएटेड है, तो वहाँ पर उसका जन्म होता है। और वहाँ से वह जब फ्रांस जाता है तो मिलिट्री स्कूल में पढ़ाई लिखाई करता है, तो वहाँ से जाकर के वो क्या एक मिलिट्री लीडर बनता है। अब जब फ्रेंच रिवॉल्यूशन होता रहता है और डायरेक्टरी के शासनकाल में एज ए मिलिट्री लीडर वो बहुत सारे बैटल्स को जीतता है, जिसकी वजह से उसका क्या है, जो राइज जो है लगातार होता चला जाता है, और होते होते क्या है, वह 1799 में वह क्या है, जो अब डायरेक्टरी के शासन को, जो उसका पूरा जो शासन है उसको पलट देता है। और पलटने के बाद क्या है, 1799 में पहले सेकेंड काउंसिल बनता है, उसके बाद फर्स्ट काउंसिल वह बन जाता है। अब क्या है, जब जो मेन राइज है वह एज एक
किंग और एज ए पायोनियर ऑफ फ्रांस 1799 टू 1815 तक उसका शासनकाल है। जो वाटरलू का जो लास्ट बैटल वो हारता है, उसका नेपोलियन का डिक्लाइन हो जाता है। तो पहला मिलिट्री लीडर हो गया। दूसरा है डिस्ट्रॉयड द डेमोक्रेसी। अब डिस्ट्रॉयड द डेमोक्रेसी क्या है? जब हम 1799 में जब देखते हैं तो वहाँ पर मोनार्की है। मोनार्की तो मोनार्की को एबोलिस्ट करके रिप्लेस करके वहाँ पर डेमोक्रेसी को एस्टेब्लिश करने का प्रयास किया था। और जो डेमोक्रेसी का शासनकाल तो उसी समय एज ए मिलिट्री लीडर बहुत सारे बैटल्स को लड़ता है, और जो फ्रांस है उसके आसपास के जो कंट्रीज हैं उन पर जो एक दबाव बनाए हुए फ्रांस पर, उससे उसको निजात दिलाता है और फ्रांस को एक शक्ति के रूप में जो उभरने के एक राइज करने में वो सहायता करता है। अब है जो 1804 में वह नेपोलियन जो है वह फ्रांस का एम्परर बन जाता है, वहाँ का शासक बन जाता है। और उसके साथ साथ वह क्या करता है, 1804 में ही वह नेपोलियनिक कोड वह लाता है। अब है नेपोलियन जो है, नेपोलियनिक जो कोड है इसके बारे में मैं नेक्स्ट टॉपिक में आपको अभी बताऊंगा। फिर क्या, नेपोलियन जो है वह नाइल के युद्ध में हार जाता है। अब इसमें जब नेपोलियन की बात करते हैं तो नेपोलियन के साथ देखेंगे जो नेपोलियन मिलिट्री पावर पे बहुत ज़्यादा फोकस करता है। क्यों? तो उस समय जब हम देखते हैं, जब वर्ल्ड मैप आप देखेंगे तो वर्ल्ड मैप में आपको देखने को मिलेगा जो फ्रांस और इंग्लैंड है उनके बीच में जो है इंग्लिश चैनल है। मात्र वही है जो फ्रांस और इंग्लैंड के बीच में एक जो नेपोलियन को इंग्लैंड नहीं जाने देता है। जो नवल पावर है उस समय ब्रिटेन की सबसे वर्ल्ड में सबसे मजबूत रहती है, जिसका एक एग्जाम्पल है जो वो इंडिया पर शासन करता रहता है। अब क्या है, जो नेपोलियन है उसके पास नवल पावर बहुत कमज़ोर है, और वो ट्रेफल्गर का जो युद्ध होता है, बैटल होता है, उसमें वह सारे उसके जो नवल पावर है वो डिस्ट्रॉयड हो जाते हैं। तो अब क्या, जो मिलिट्री पावर है, जो ज़मीन पे जो उसके जो आर्मी लड़ रही है, तो उसका जो स्ट्रॉन्ग है तो वो क्या कर रहा है, जो लगभग पूरे यूरोप को वह जीत लेता है। जितने भी जो फ्रांस से जो लैंड लॉक्ड है या फिर जो उससे जुड़े हुए लैंड से जो एरिया है वो लगभग पूरे यूरोप को वह जीत लेता है, जिसमें रसिया भी है, हॉलैंड है, पोलैंड है वगैरह, इन सभी को वह जीतता है। अब इसमें जब देखते हैं तो नेपोलियन जो है वो बैटल ऑफ नाइल में हार जाता है। उसके बाद क्या, जो उसकी नवल पावर जो है वहाँ पर उसकी सारी ख़त्म हो जाती है। अब यहाँ पर बैटल ऑफ लेपजिंग जो है वह 1813 में होता है, और वह सेंट हेलेना भेज जाता है। बैटल ऑफ लेपजिंग जो है उसमें जो आप एनसीईआरटी बुक के जो पिक्चर्स देखिएगा तो वह ये सिर्फ बैटल नहीं हारता है लेपजिंग का, वो उसके साथ साथ हुआ जो है जो अपने इतने सालों की जो उसकी जो मेहनत होता है और उसके बल पे जो सारे जो एक एम्पायर बड़ा खड़ा किया रहता है, लगभग पूरे यूरोप में वो अपना शासन जो स्थापित करता है वो इसके साथ ही एबोलिस्ट होने लगता है। फिर वह एल्वा आइलैंड से वह फिर वापस आ जाता है फ्रांस कुछ वर्षों के बाद। तो फिर उसके बाद जो है वो अपनी सैनिक शक्ति जो है वहाँ पर फिर मोनार्की के एस्टेब्लिश हो चुका होता है। तो जैसे ही नेपोलियन को फ्रांस आने की जो न्यूज़ बाहर आता है तो क्या है, जो वहाँ पर जो एम्परर है वो फिर भाग जाता है, फिर वहाँ पर जाकर के वह फ्रांस का किंग बनता है। फिर उसके बाद जो है सारी शक्तियों को एकत्रित करने के बाद वो 1815 में वह वाटरलू का युद्ध लड़ता है, जिसमें उसको जो मित्र राष्ट्र है, जिसमें रसिया है, पर्सिया, ऑस्ट्रिया है, ब्रिटेन, ये सभी मिलकर के उसको हरा देते हैं। और अंत में जो है यहीं पे सेंट हेलेना आइलैंड पे ही नेपोलियन बोनापार्ट की मृत्यु हो जाती है। जो नेपोलियन बोनापार्ट है, जब इसकी उत्थान होता है तो इसके साथ साथ जब देखते हैं तो थोड़ा टॉपिक से हट करके है ये, तो ये इसकी जो पत्नी है जोजेफाइनुस है वो तलाक दे करके ऑस्ट्रिया की राजकुमारी मोरिया लुइसा से वो शादी करता है। इसका मतलब यह है जो उसकी पावर जो है लगातार बढ़ रहा है और उसको बढ़ाने के लिए वो तरह तरह के प्रयास कर रहे हैं। नेपोलियन जो है 1804 में नेपोलियनिक कोड को इंट्रोड्यूस करता है, जिसको कोड ऑफ 1804 कहते हैं। जो एक वहाँ पर वो जो है कॉमन नेशनल करेंसी को इंट्रोड्यूस करता है। कॉमन नेशनल करेंसी मतलब हुआ जो बिहार के लिए अलग, हरियाणा के लिए अलग, पंजाब के लिए अलग, जो अलग अलग जो करेंसीज होंगी अलग अलग स्टेट्स के बेस पर, रीजन्स के बेस पे, तो वहाँ पर तरह तरह की परेशानियाँ होंगी। तो इसके लिए क्या है, जो हमने अपने इंडिया में एक करेंसी अपनाया है जिसको रुपया कहते हैं। मतलब क्या है, जो एक कॉमन करेंसी, तो जो इंडिया में जिस प्रकार की उसी प्रकार की करेंसी को वह वहाँ पर इंट्रोड्यूस करने का प्रयास करता है। कहता है इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड नो प्रिविलेज बाई बर्थ। मतलब क्या है, जो कानून के सामने। अब जो इक्वलिटी के शब्द है तो यहाँ पर मैं आपसे बताता हूँ, जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन उसके 3 कीवर्ड्स थे, 3 कीवर्ड्स, देयर वाज 3 कीवर्ड्स इन फ्रेंच रिवॉल्यूशन, लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, जो इक्वलिटी को जो बात कर रहा है तो वो कहीं ना कहीं वो जाके वहाँ से
प्रभावित है वो इक्वलिटी बिफोर लॉ। मतलब क्या है, इसका मतलब है जो पहले इक्वलिटी बिफोर लॉ के सामने सभी लोग बराबर नहीं थे। जब क्लर्जी को हम देखते तो वहाँ वो कुछ गलती करता है तो उसके लिए पनिशमेंट अलग है, जब एक जो कॉमन पीपल है पीजेंट से जब वो करते तो उनके लिए पनिशमेंट अलग है, फिर जो नोवेल से वो कुछ करते तो उनके लिए अलग है। तो वहाँ पर कहता है इक्वलिटी बिफोर, मतलब जो लॉ है उसके सामने सभी बराबर होंगे। फिर नो प्रिविलेज बाई बर्थ, मतलब क्या है, यह इस बात को इंडिकेट करता है जिससे पहले भी जो था वह बर्थ के बेस पे उन लोगों को प्रिविलेज दिया जाता था, जिसको नेपोलियनिक कोड के द्वारा एबोलिश किया जाता है। कहता है सिक्योर्ड राइट टू प्रॉपर्टी, मतलब जो वहाँ के लोग हैं वहाँ पर संपत्ति के जो अधिकार है उसको वहाँ पर वो उसको सिक्योर्ड करता है, मतलब उनको सुरक्षित करता है। एबोलिश्ड फ्यूडल सिस्टम, फ्यूडल सिस्टम क्या है, जो हम अपने यहाँ जमींदारी व्यवस्था देखते हैं, सामंती व्यवस्था देखते हैं, तो उसी की बात कर रहा है। तो वह क्या है, जो फ्रांस मुझसे पहले जो था वह फ्यूडल सिस्टम था, उसको जो वहाँ से एबोलिस्ट करता है। गिल्ड रिस्ट्रिक्शन वेयर रिमूव्ड। अब गिल्ड रिस्ट्रिक्शंस क्या है, जो वहाँ पर जो आसपास में जो गिल्ड रिस्ट्रिक्शंस थे उनको वहाँ पर हटाया जाता है, मतलब प्रांतीय जो भाषाएं हैं उनको वहाँ पर हटाते। कहता है ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन इम्प्रूव, मतलब क्या है, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशंस को वह इम्प्रूव वहाँ पे करने का प्रयास करता है। जो ये हम फ्रांस की बात करते तो वहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन का जो प्रॉब्लम था उसको नेपोलियनिक कोड के द्वारा काफ़ी हद तक इम्प्रूव किया भी गया। स्टैंडर्ड वेट एंड मेजर्स, मतलब क्या है, जब एक हम स्टेट से दूसरे स्टेट जाते हैं, अगर वेट एंड मेजर्स डिफर करेंगे वन प्लेस टू अनदर प्लेस तो वहाँ पर कई सारी दिक्कतें आएंगी। तो उसके लिए वो क्या करता है, पूरे फ्रांस के लिए स्टैंडर्ड वेट एंड मेजर्स को वह वहाँ पर इंट्रोड्यूस करता है। अब रिएक्शन ऑफ पीपुल, जो रिएक्शन ऑफ पीपुल है क्या है, जो मैंने पीछे बताया, जो फ्रेंच रिवॉल्यूशंस के जो स्लोगन्स है, वहाँ के जो विचार है, थॉट्स है, वह आउटसाइड फ्रांस जाता है। तो वहाँ क्या होगा, जब अच्छे अच्छे विचार जाते हैं तो वहाँ पर लोग उसके नज़दीक आने का, उसकी प्रशंसा करते हैं और वो क्या है, उसको एक प्रकार से वेलकम करते हैं। अब जो हम देखते तो सेम एज इट इज उस समय भी हम देखते, इनिशियली कंट्रीज लाइक हॉलैंड, स्विट्जरलैंड एटसेट्रा वेलकम्ड फ्रेंच आर्मी एज ए हार्बिंगर ऑफ लिबर्टी। मतलब क्या है, जो हॉलैंड है, स्विट्जरलैंड, वहाँ के जो लोग हैं वह क्या करते हैं, इनिशियली इसको बुलाते हैं और वहाँ पर उनको एक जो लिबर्टी के हार्बिंगर, मतलब पायोनियर्स जो लिबर्टी के हैं, तो उनको उसके रूप में उनको लिया जाता है। लेकिन जो ये जाते तो वो सिर्फ विचारों के प्रभाव के लिए नहीं जाते हैं, वहाँ पर सिर्फ जो मोनार्क उसको एबोलिस्ट करने के लिए नहीं जाते हैं। तो जो तब क्या होगा, बट इनिशियल इंथुसिज्म सून टर्न इनटू हॉस्टिलिटी, अब वो क्या होगा, दुश्मनी में बदल जाएगा। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं, ये जो कह रहा है, जो इनिशियल जो खुशी थी, जो प्रारंभिक जो खुशी थी, जो फ्रेंच आर्मीजन, फ्रेंच जो रिवॉल्यूशनरीज आ रहे थे, वहाँ के जो विचार आ रहे थे उससे लोग खुश हुए। लेकिन वहाँ पर जब नेपोलियन की सत्ता थी तो उसने क्या किया, वो जहाँ जहाँ जा रहा है वहाँ पर अपने लोग थे, उनके जो परिवार से जुड़े हुए फैमिलीज मेम्बर्स थे या वो जो ब्रदर इन लॉ और जो दूसरे थे उनको वहाँ पर उसको वहाँ पर एस्टेब्लिश कर दिया। मतलब क्या है, जो फ्रांस जो मोनार्क से डेमोक्रेसी में आता है, डेमोक्रेसी से वो फिर क्या चला जाता है, फिर मोनार्क की ओर चला जाता है। मतलब फ्रांस का तो शासक बनता ही है, लेकिन जो उसके अपने जो रिलेटिव्स हैं वह दूसरे कंट्रीज में जाकर के उनको वहाँ पर भी एज ए मोनार्क उनको एस्टेब्लिश करता है। तो वो क्या होगा, अब जो इनकी जो शुरुआती जो खुशी थी वह क्या हो, अब शत्रुता में बदल जाती है। मतलब अब कभी भी हम जब अंग्रेज़ों को देखते हैं या दूसरे जो भारत पे जो आक्रमणकारी थे, तो उनसे क्या है, जो शुरू में जो लोग बुलाएं तो वो हम मध्यकाल में जाए या आधुनिक काल में है तो सभी समय देखते हैं जो लोगों ने शॉर्ट टर्म बेनिफिट्स के लिए बुलाया। लेकिन जब शॉर्ट टर्म बेनिफिट्स जो होते हैं, जब लॉन्ग टर्म हार्म, जब वो हानिकारक होते हैं, हार्मफुल होते हैं, तो वो क्या है, वहाँ पर एक शत्रुता की भाव पैदा होती है। वो इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में भी हम देख सकते हैं और यही एज इट इज फ्रांस में भी होता है। कहता है इंट्रोड्यूस्ड टैक्सेशन, इंक्रीज टैक्सेशन, सेंसरशिप, फोर्स्ड कॉन्स्क्रिप्शन एंड फ्रेंच इनटू द फ्रेंच आर्मीज। कहता है इंक्रीज टैक्सेशन क्यों जरूरी है वहाँ पर, मान लो एक सामान्य कर से अगर काम चल जाता तो वहाँ कर बढ़ाने की क्या ज़रूरत थी। तो जो नेपोलियन की जो उत्पत्ति है, जो उसका जो ओरिजिन है, वो इसी आधार पे है, एक मिलिट्री लीडर के रूप में होता है। एक मिलिट्री लीडर है तो वो तब तक वह रेलिवेंट है जब तक वह लगातार युद्ध जीत रहा है। नेपोलियन को जब आप देखेंगे तो उसमें देखने को यह मिलेगा, जो नेपोलियन जब युद्ध हारने लगता है, बैटल्स जब में डिफीट होने लगता है, तो वही नेपोलियन जो है, जो कभी एक पायोनियर के वहाँ पर एक पायोनियर के रूप में देखा जाता है, एक युग प्रणेता के रूप में देखा जाता है, नेशनलिज्म के एक पायोनियर के रूप में देखा जाता है। वो सारे कंसेप्ट जो हैं खराब होने लगते हैं। अब क्या है, इंक्रीज, तो वहाँ पर क्या है, जो हम
जो दूसरे कंट्रीज़ पे जाकर जो हम अपने जो इस्टेब्लिश करते हैं अपने शासन व्यवस्था, तो वहाँ पर क्या है जो टैक्सेशन लगाएंगे, क्योंकि सैनिक हमको अधिक से अधिक चाहिए और अधिक से अधिक सैनिक चाहिए, हमको अधिक से अधिक युद्ध लड़ने हैं, तो हमें अधिक से अधिक पैसा चाहिए और अधिक से अधिक पैसा चाहिए तो हमें अधिक से अधिक टैक्सेशन करना पड़ेगा। अब है सेंसरशिप। सेंसरशिप क्या होता है? सेंसरशिप एक डिक्टेटरशिप का एक इंडिकेशन है। इंडिकेशन ऐसे है, जब हम कुछ करते हैं तो जो डेमोक्रेसी होगा, आज हम इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में या कहीं के किसी भी कंट्री के कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं, तो सेंसरशिप अगर ना हो तो जो गवर्नमेंट कर रही है वहाँ कुछ भी कार्य करती है, तो वहाँ पर जो न्यूज़पेपर्स हैं, मैगजीन्स हैं, या फिर जो फिलोसफर्स हैं, वहाँ पर जो नोबल पर्सन्स हैं, वो सभी क्या है क्रिटिसाइज करते हैं। या वहाँ पर जो गवर्नमेंट की जो पॉलिसी अच्छी और बुरी होगी उसको वहाँ पर वो अपना जो सोच है उसको वहाँ पर वो पब्लिकली उसको पेपर के माध्यम से, मैगजीन के माध्यम से, आज हम टेलीविज़न के माध्यम से भी देख सकते हैं। लेकिन जैसे ही सेंसरशिप जब इंट्रोड्यूस किया जाता है, इसका मतलब है जो उस पर तरह तरह के जो पेपर्स हैं, जो विद्वान जो लिख रहे हैं, मैगजीन्स में जो आ रहा है, वो सभी पर क्या प्रतिबंध लगाया जाता है। तो आप ऐसे समझ सकते हैं, जब नेपोलियन जब वहाँ का शासक बनता है, तो वहाँ के जैसे आज हम बुक्स में NCERT बुक में फंडामेंटल ड्यूटीज़, फंडामेंटल राइट्स एंड और भी बहुत सारे जो हम पढ़ते हैं, तो वहाँ पर क्या करता है, वहाँ पर भी एक वो अपना नेपोलियन की प्रशंसा में जो है एक जो कविताएं हैं, प्रार्थनाएं हैं, उनको वहाँ पर लाता है। और वो क्या है, एक प्रकार से नेपोलियन का गुणगान हो रहा है। मतलब नेपोलियन का वहाँ पर हम क्रिटिसाइज नहीं कर सकते, वहाँ पब्लिक को जो था उसका आलोचना करने का अधिकार नहीं था। आपका जब फोर्स कॉन्स्क्रिप्शन मतलब क्या है, जो वहाँ के लोग जो है, अब नेपोलियन की जो उत्पत्ति है, मैं पहले ही बताया, नेपोलियन की उत्पत्ति क्या, लगातार युद्ध लड़ेंगे तो क्या है, जो हमें अधिक से अधिक आर्मी चाहिए। हम कहीं किसी देश में जाएंगे तो वहाँ दो कंडीशंस होगा, या तो कोई सरेंडर करेगा या फिर हमसे बैटल करेगा। तो सरेंडर कर दिया तो ठीक है, लेकिन जब हम वहाँ पर लड़ाई उससे लड़ेंगे तो क्या है, सैनिकों का वहाँ पर सैनिक मरेंगे, वहाँ पर जो सैनिकों की संख्या होगी। तो उसने क्या किया, जो वहाँ पर जो हर एक परिवार के लिए उसने किया, जो आपको जो है हर परिवार से एक एक व्यक्ति को सैनिकों में देना है, जिसकी वजह से जो नेपोलियन के जो अच्छे कार्य थे वह क्या, वो अच्छे कार्य बुरे कार्यों में बदलने। नेपोलियन का जो इमेज अच्छा बना था वो इमेज खराब होने लगा। फिर इसके अतिरिक्त जब हम वहाँ पर जब देखते हैं तो वहाँ पर वुमेन की बात आती है। वुमेन का क्या है, जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन जब होता है तो वहाँ पर जो वुमेन्स हैं, औरतें हैं, स्त्रियाँ हैं, उनकी बहुत बड़ी भूमिका होती है। लेकिन जैसे ही नेपोलियन आता है और उसका जो नेपोलियनिक कोड को इंट्रोड्यूस करता है, उसमें महिलाओं के लिए कोई अधिकार नहीं है, उनके लिए कोई भी पावर नहीं दिया गया है, उनके लिए कोई राइट नहीं है। अब उनको क्या कर दिया गया, वुमेन्स को वो या तो अपने पति के अंतर्गत है या अपने पिता के अंतर्गत है, मतलब अपने जो मेल मेंबर्स हैं, हेड ऑफ द फैमिली है, उसके अंतर्गत कर दिया जाता है। मतलब इनकी जो भूमिका है वह सीमित कर देता है, मतलब उनके लिए कहीं कोई जगह नहीं है, मतलब इनको जो वोटिंग पावर है वो वुमेन्स को नहीं दिया जाता है। तो नेपोलियन जो कोड है उसके कुछ जो अच्छाइयाँ भी थी, लेकिन उसके साथ साथ जो है कुछ उसमें बुराइयाँ थी। और वो जो रिएक्शन ऑफ पीपुल हुआ, रिएक्शन ऑफ पीपुल क्या है, जो वहाँ पर जो महिलाओं को जब अधिकार नहीं दिया जाता है तो महिलाएं जो है वहाँ पर प्रतिक्रिया रिएक्शंस करना, नेगेटिव रिएक्शंस करना शुरू कर देती हैं। अब है मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। जब नेशनलिज्म इन यूरोप हम पढ़ते थे, मिड सेंचुरी देयर वाज नो नेशन स्टेट इन यूरोप। मतलब मिड सेंचुरी में जो था यूरोप में नेशन स्टेट का कोई कंसेप्ट नहीं था। अब वहाँ पर क्या है, जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन होता है और उसके बाद जो नेपोलियन बोनापार्ट का जो उत्पत्ति है, मैंने बताया जो ओरिजिन है वह डिफरेंट कंट्रीज़ में जाता है। तो वहाँ पर तो शुरू में लिबर्टी, फ्रेटर्निटी, इक्वलिटी का जो विचार है वो फ्रेंच आर्मीज एंड जो रिवॉल्यूशनरीज ले जाते हैं, उससे वो काफ़ी प्रभावित होते हैं। लेकिन जो नेपोलियन और उसके जो महत्वाकांक्षा और उसकी जो एम्बिशंस है, गोल्स है, जब लोगों को पता चलता है कि अरे वो तो नेपोलियन जो है एक प्रकार का फिर मोनार्क इस्टेब्लिश कर रहा है और वो अपने संबंधियों को ही वहाँ पर डिफरेंट कंट्रीज़ में वो इस्टेब्लिश करता है, तो वहाँ पर क्या है, जो उसके प्रति एक घृणा की भावना पैदा होती है। फिर कहता है देयर इज नो ऑटोक्रेट मोनार्कीज इन ईस्टर्न एंड सेंट्रल यूरोप। उस समय जो क्या है, जो वहाँ पर जो ऑटोक्रेटिक मोनार्कीज है जो है वह ईस्टर्न एंड सेंट्रल यूरोप में जो था उस समय था। अब वो कहते हैं पीपुल ऑफ दिस रीजन डिड नॉट शेयर कलेक्टिव आइडेंटिटी और कॉमन कल्चर। मतलब उस समय के जो वहाँ के लोग हैं उस रीजन के, उनके क्या है, जो कोई भी कलेक्टिव आइडेंटिटी नहीं है। मतलब क्या है, कोई पोलैंड का है, कोई सिसिली का है, जो अलग अलग जो फ्रांस के जो अलग अलग प्रांत है उससे बिलोंग करते हैं वो, तो उनका क्या है, ये कॉमन आइडेंटिटी नहीं है।
उसके बाद क्या है जो वहाँ पर जब हम देखते हैं हैब्सबर्ग एम्पायर में देखते हैं, ऑस्ट्रिया हंगरी है, अल्पाइन रीजन है, सुडेटलैंड है, ऑस्ट्रिया एंड बोहेमिया है। ये सब क्या है जो हैब्सबर्ग एम्पायर के अंतर्गत आता है, लेकिन सभी की जो लैंग्वेज है, आइडेंटिटी है, वो सभी एक दूसरे से डिफरेंट है। तो वहाँ पर क्या होगा, जो उनके पास जो था एक कोई कलेक्टिव कॉमन जो आइडेंटिटी है और कॉमन जो कल्चर है वह नहीं है। दे इवन स्पोक डिफरेंट लैंग्वेज। जो मैंने पीछे बताया, जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद जो है वहाँ पर जो फ्रांस के डिफरेंट जो रीजन है वहाँ पर डिफरेंट लैंग्वेज है। तो नेपोलियनिक कोड के द्वारा क्या किया था, वहाँ पर एक भाषा को इस्टेब्लिश करने का, फ्रेंच रिवॉल्यूशन फ्रेंच भाषा को इस्टेब्लिश करने का प्रयास किया था, और पूरे फ्रांस के लिए एक भाषा होती है जो है फ्रेंच होता है। तो इसी प्रकार से वहाँ पर क्या, जो वो डिफरेंट लैंग्वेज जो बोलते हैं, तो वहाँ पर क्या है, इस प्रकार से उनके अंदर जो है जो एक जो राष्ट्र की भावना, नेशन की जो भावना है, ये सब नहीं है। तब क्या है, तो हम जब इंडिया में देखते हैं तो हम अंग्रेज़ों को जब भगाने की बारी आई तो सभी अलग अलग हैं, रीजन्स अलग है, भाषाएं अलग है, लैंग्वेज अलग है, सब कुछ डिफरेंट है। लेकिन हम जब 1857 का रिवॉल्यूशन पढ़िए या जब हम उसके बाद का पढ़ते तो एक जो कॉमन है वह क्या है, जो अंग्रेज़ हैं वो हमारे देश पे शासन कर रहे हैं, एक्सप्लॉइटेशन कर रहे हैं, तरह तरह के यहाँ के लोगों के लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हैं, जो यहाँ से ड्रेन ऑफ वेल्थ से ये सब हम जो देखने को मिलता है। तो क्या है, कॉमन है, जो ये हमारा शत्रु है या हमारा जो आज जो स्थिति है उसके लिए यही जिम्मेवार है। तो इसी प्रकार से हम फ्रांस में क्या देखते हैं, फ्रांस में देखने को यही मिलता है कि उनके लिए जो सभी डिफरेंस के होते हुए कोई ऐसा जो उनको प्रमोट करता हुआ क्या था, पॉलिटिकल आइडेंटिटी, जो पॉलिटिकल यूनिटी जो था वह उनको एक करता है। दे ओनली टाई बाइंडिंग दिज डाइवर्स ग्रुप टुगेदर वाज ए कॉमन एलिगेंस टू द एम्पर। मतलब जो उनका जो एक एम्परर है, वो जो मोनार्क है, उसके प्रति जो उनका जो घृणा का भाव है वही उन सभी को आपस में एक करके जोड़ता है। तो ये जो हम जो टॉपिक कर रहे हैं, तो ये राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप का जो है पॉइंट 1 एंड पॉइंट 2 कर लिए हैं, और आगे का पॉइंट नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे। थैंक यू।